हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में बहुत ही बिजी होंगे। चलो, लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्या देखा था, कुछ याद है आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समास के भेद बताए थे और समस्त पद के बारे में बताया था। समस्त पद आपको याद होगा, प्रथम पद और उत्तर पद। ठीक है, अब जैसे राधा कृष्ण ले लेते हैं। राधा कृष्ण में प्रथम पद क्या होता है, राधा, और द्वितीय पद उत्तर पद क्या होता है, कृष्ण। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे समास के जो मैंने आपको 6 भेद बताए थे, उनके मैं आपको एक बार नाम रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में आगे आसानी रहे। पहला हमने देखा था अव्ययभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, इसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। तो आज जो हम अपनी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, अव्ययभाव समास को समझ के उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ के उसको शुरुआत करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 6 भाग में जो हम पहला भाग ले रहे हैं, अव्ययभाव समास ले रहे हैं। अब आप बिना किसी टेंशन के, सारी टेंशन दूर करके, माइंड को हल्का करके, आप ये सोचो कि सामने मैडम बैठी हैं और मुझे पढ़ा रही हैं। मैं भी ये सोच रही हूँ कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। बड़े इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ाऊँगी और आप पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको हर बार कहती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको निकाल के दूंगी, 100% दूंगी और तुरंत दूंगी। ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे के हिंदी का पेपर हो चुका हो, किसी का होने वाला हो और समास आ रहे हों, और उसमें आपको हो सकता है इसका एक एक शब्द सुना हुआ, समझा हुआ कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है। तो मैं आपको फिर से पूरा मोटिवेट करती हूँ, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से मन लगा के पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम्स में पास हो। टीचर्स और मदर सब आपको प्राउड फील करे कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अब शुरू करते हैं अव्ययभाव समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं मैडम डेफिनेशन कैसे समझा रहे हो, ये अव्यय अव्यय आपने 2-3 बार बोला, ये अव्यय है क्या। देखो, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। अव्यय का मतलब होता है बचाना, खर्च ना करना। जो खर्च हो वहाँ व्यय हो जाता है, जो खर्च नहीं होता वहाँ पे अव्यय होता है। सिंपल सी बात है। अब सपोज करो मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए कि आप बेटा अपने पॉकेट मनी में इसको यूज़ करना, लेकिन पापा ने आपको एक्स्ट्रा मनी दे दिए और आपके वो 500 रुपये बच गए, तो वो अव्यय, मतलब वो खर्च हुए ही नहीं। वो 500 रुपये आपकी पॉकेट मनी में सेव हैं और अदर खर्च के लिए आपको पापा ने दे दिए, आपको वो पैसे सेव हो गए, बच गए, वो खर्च ही नहीं हुए, तो वह क्या हुआ, वह अव्यय हुआ। ठीक है। इसी प्रकार अव्ययभाव समास भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय होने के कारण वो समस्त पद, जो पूर्व पद जो होता है, वो समस्त पद को अव्यय बना देता है। वहाँ पे उसका कोई खर्च नहीं होता, वहाँ पे कोई कुछ भी चेंजेस नहीं आते, विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगते। तो इस तरीके से हम इस परिभाषा को दोबारा से सुनते हैं और समझते हैं। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता। सबसे बड़ी पहचान बता रही हूँ, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे अब मैं आपको उसके उदाहरण दे रही हूँ, उसको सुनो, पढ़ो और ध्यान से समझो। पहला जो शब्द हम उदाहरण देते हैं विग्रह, वो है जीवन भर। जहाँ जीवन शब्द आ गया तो वहाँ तो व्यय कहीं है ही नहीं, ना तो इसमें कोई विभक्ति लग रही है, ना कोई विभक्ति चिन्ह लग रहा है, तो
पहला अव्यय शब्द हो गया ना, तो जीवन भर को हम कैसे बोलेंगे? आजीवन, यानी जीवन पर्यंत, पूरा जीवन। जन्म से लेकर, जन्म, हमारा जन्म या बच्चे का जन्म जो होता है, जन्म से लेकर यानी कि फिर आजन्म। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, या फिर सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य शक्ति, यथा सामर्थ्य। खटके के बिना। अब हम इतने, जो मैंने आपको ये बोला था, स्टार्टिंग में भी समझाया था, समास का अर्थ ही होता है कि बड़े शब्दों को संक्षेपीकरण के द्वारा छोटे शब्दों में बड़ी बात को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से कहा जाए, वहाँ पे समास का प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, विधि के अनुसार यथाविधि, संदेह के बिना निसंदेह, आँखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। तो हम तो नहीं बोल सकते ना, फला आदमी हमारे आँखों के सामने आया था, फला आदमी हमारे सामने उसने लड़ाई करी थी, या फला आदमी हमारे सामने चोरी करके गया। तो हम इनको जब हम एक आदर्शवादी शब्दों के रूप में, या एक अच्छे क्या कहेंगे हम उसको, कि व्याकरण के रूप से अगर हम अच्छे शब्दों में हम इसको बोलते हैं, तो हम कम शब्दों में और प्रभावशाली शब्द यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, फला आदमी बीमार हुआ, मेरे प्रत्यक्षता है, मेरे पास प्रत्यक्षता का प्रमाण है। तो वहाँ पे हम हर बार आँखों के सामने ये हुआ, आँखों के मतलब, मेरे कहने का मतलब, मुझे पता है आप समझ रहे हैं कि हम लंबी चौड़ी भाषा में बात ना करके कम शब्दों में जो हम उदाहरण देते हैं, जो हम समझाते हैं, उसके द्वारा ये शब्द जो हैं बिना अव्यय हुए, बिना कुछ खर्च हुए, बिना इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किए, इस तरीके से हम इन शब्दों को विग्रह को समस्त में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार मैं आपको और उदाहरण बताती हूँ। प्रतिपल, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, अक्ल के बिना बेअक्ल, शक के बिना बेशक, रूप के योग्य अनुरूप। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। जब हम अपनी डिक्शनरी में इन शब्दों को यूज़ करते हैं, अपने जो सेंटेंस जो हम बोल रहे होते हैं, अपनी बातचीत में हम जब इन शब्दों को यूज़ करते हैं, तो उनका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। सामने वाला, कई बार होता है कि हम अपने जब क्लास टीचर, मतलब कि क्लासरूम में जब हम बात कर रहे होते हैं, सामने कोई इंटेलिजेंट टीचर हमारे सामने होता है, तो वो भी कह रहे हैं, मैम आपको तो समास का बहुत ज्ञान है, आपने मतलब यहाँ पे फला वाक्य में आपने फला शब्द समास का यूज़ किया। ये सब हम टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं, आप लोग भी जो हो, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो टीचर भी हम खुद कई बार हम बच्चों को कह देते हैं, बेटा आपने पता है कि आपने जो आपने अभी मेरे से बात की, उसमें आपने कौन सा समास यूज़ किया या कौन सा अलंकार था। बच्चों को खुद नहीं पता होता, ये उनकी डिक्शनरी में ऐसे रट जाते हैं ये शब्द, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ होने वाले शब्द हैं, प्रतिदिन हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं। बेअकल, बेशक्ल, बेशक, तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो कि हम अपने शब्दों में यूज़ करते हैं। हम उसको बड़ा चढ़ा के ना कह के छोटे शब्दों में यूज़ करते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि अव्ययभाव समास में शब्दों की भी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है एक ही शब्द को बार बार, 2 बार या 3 बार एक ही शब्द का बार बार आना वाक्य में, वो उसकी आवृत्ति होती है। जैसे रात ही रात में, रातों रात। अब जैसे आप इस तरीके से मैं आपको सेंटेंस के द्वारा समझा सकती हूँ कि एक तो हम ऐसे कहते हैं कि रात ही रात में हमारे सामने वाले मकान खाली करके चले गए, और एक हम इसी बात को हम इस तरीके से कहें, रातों रात पता नहीं क्या हुआ, रातों रात ही उन्होंने मकान खाली कर दिया। तो रात ही रात, आपने दो बातें मैंने बोली, बात एक ही है लेकिन बोलने का ढंग 2 तरह से बोला। तो रातों रात वाला जो सेंटेंस मैंने आपको बाद में बोला, वो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा ना। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। बारात में क्या हुआ, हाथों ही हाथ में दूल्हे के भाई के हाथ से जो पैसों का बैग था चोर लेके चला गया, और भाई को पता भी नहीं चला। आए दिनों हम न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं। तो हाथों हाथ,
हाथों हाथ कब उसके हाथ से पर्स चला गया, बैग चला गया जेवर का, पैसों का, उसको पता ही नहीं चला। मैं आज सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसी में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। कुछ ही दिन में, दिनों दिन, हर रोज़, रोज़ रोज़, एक कान से दूसरा कान, कानों कान। तो इस तरह से मेरा कहने का, समझाने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जहाँ पे कोई समास में हम कोई चिन्ह, विभक्ति चिन्ह यूज़ नहीं कर रहे, कोई व्यय खर्च नहीं कर रहे, किसी शब्द को हम समाप्त नहीं कर रहे, एज इट इज़ उसको सिर्फ चेंज करके हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास की परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से याद करने के लिए बता रही हूँ। इतनी इजी डेफिनेशन आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और से आपको मिलेगी। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैडम बहुत स्लो बोल के समझा रही है। मेरा मेन मकसद है कि आपको मेरा एक एक शब्द जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए और आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जब ये सारे 6 के 6 भाग समाप्त हो जाएंगे तो मैं आपको इसके आपस में पहचान बताऊँगी, दोनों डिफरेंसेस बताऊँगी, ताकि आपको पेपर में जब समास के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको दिक्कत ना हो कि ये कौन सा समास है। ये आप चुटकी बजाते ही आपको याद आ जाए कि हाँ ये अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। मैं आपको पूरी तैयारी, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।